नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के बीच समांतर श्रेणी में बेमिसाल कामयाबी हासिल करने के लिए। और आप देखेंगे कि हम प्रश्न संख्या 12 तक पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 13 से लेकर के आगे हम बात करने वाले हैं। और यहाँ एक एक प्रश्न आप लोगों की खोपड़ी में सीधा का सीधा जाएगा। जिसने भी ये वीडियो देखा समझ लीजिए कि इन प्रश्नों में उसको कभी भी कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। जब भी प्रश्न आएगा उसके सॉल्यूशन उसके माइंड में पहले आएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हमें यह समझना है कि 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 100। आपको पता है कि 99 तक केवल बात करते हैं तो 99 में तो 2 ही अंक आते हैं। 1 से 9 तक 1 अंक होता है, 10 से लेकर के 99 तक 2-2 अंक होते हैं। और यदि 3 अंकों की बात करें तो 100 से स्टार्ट हो जाते हैं 3 अंक। 100 में सबसे पहले 3 अंक आते हैं, है ना। और उसके बाद में 3 अंकों की लास्ट की संख्या क्या होती है? 999। यहाँ पर समझना यह है कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है, 3 अंकों की तो होनी चाहिए लेकिन उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। हमें ये तो पता चल गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। लेकिन इनमें से हमें वही संख्या चाहिए जिसमें 7 का भाग जाता है। तो पहले पता करो क्या इसमें 100 में 7 का भाग जाएगा क्या? 100 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? पता करते हैं। कैसे पता करें? इकाई के अंक का डबल कर दो। इकाई के अंक का 7 का नियम है, सभी का नियम नहीं है, 7 का नियम है। 7 का क्या नियम है? इकाई के अंक का डबल करो। अरे भाई 0 का तो डबल करो, चाहे कुछ भी करो 0 ही होगा। और वो इस 10 में से घटा दो 10। क्या 10 में 7 का भाग जाएगा? नहीं, तो 100 में भी नहीं जाएगा। 101 का मतलब 1 का डबल करो। 1 का डबल करेंगे 2, इस 1 का डबल करना है 2, और 2 इसमें से घटा के देखो 8। 2 किस में से घटा रहा हूं? 101 में से नहीं, 10 में से। तो 8 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाएगा। इसका डबल करो 4 इस 10 में से घटाओ तो क्या होगा? 6 बचेगा। 6 में भी भाग नहीं जाता, इसका मतलब 102 में भाग नहीं जाएगा। 103, इसमें 3 का डबल करो 6, और 6 इसमें से घटाओ 4 में भी 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 104 में 4 का डबल करो। 4 का डबल करेंगे तो 8 इसमें से घटेगा तो 2 में भी नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 105, कई सोच रहे हैं कि सर कब जाएगा? अरे अब जाएगा। देखो इस 5 का डबल करो 10 इसमें से घटाओ 0 में 7 का भाग जाएगा क्या? अरे 0 तो ऐसा है जिसमें हर किसी का भाग जाता है। 7 की चिंता क्यों कर रहे हो तुम? 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा 0 में। क्यों? क्योंकि 0 में हर किसी का भाग जाता है। ठीक है, जब ऊपर 0 है नीचे 7 है, इसका मतलब 0 में 7 का भाग जाएगा, 0 आता है। भले चाहे कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो देखना ये था क्या इस 105 में 7 का भाग चला जाएगा? जाएगा, 7 का भाग। अब तुम यदि भाग लगा के देखते, 100 में भाग लगाते, 101 में, 102 में, 103 में, 104 में, तो हम तो भाग लगाने में ही क्या होता, काफ़ी परेशानी हो जाती हम लोगों को। तो भाग नहीं लगाना है, 7 का नियम बता दिया मैंने। 105 में भाग जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग जाता है? 105। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, कितने का भाग लगा रहे हो? 7 का, तो इसमें 7 जोड़ते जाओ। 7 जोड़ेंगे तो ये 112 हो जाएगा, इसमें 7 और जोड़ेंगे तो ये 119 हो जाएगा। तो ये एक आपकी एपी बन रही है। क्या बन रही है अभी? एपी। लेकिन एक अंतिम पद नहीं पता अपने को। लास्ट की संख्या 999 आती है ना। लेकिन 999 में 7 का भाग नहीं जाता है। कैसे पता चला? 9 का डबल करो 18 इसमें से घटा के देखो, 18 इसमें से घटाते हैं तो 81 आता है। 81 में 7 का भाग लगा के देखोगे तो नहीं जाएगा। तो फिर 998 देखो, इस 8 का डबल करो 16 इसमें से घटाओ 3 8, तो ये जो 83 है इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? कैसे पता चला? अरे 3 का डबल फिर कर दो 6, और 6 में से 8 घटाओ
या 8 में से 6 घटाओ 2, नहीं जा रहा है। तो 998 में नहीं जा रहा है। ऐसे ही आप चेक कर लो 997 में, 997 में नहीं जाएगा। फिर 996 में, 996 भी चेक करके देखो, 996 6 का डबल करो 12 घटाओ 7 87, इसमें भी नहीं जा रहा है। तो फिर 995 5 का डबल करो 10, 10 इसमें से घटाओ, 10 इसमें से घटाएंगे 89 आएगा, 89 में भी नहीं जा रहा है। तो फिर 994 तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा। कैसे पता चला भाई? अरे 4 का डबल करके इसमें से घटाओ 8 इसमें से घटाया तो 91। फिर भी नहीं पता चले तो इसका डबल करके घटा दो, 1 का डबल करके 9 में से घटा दो, 1 का डबल करेंगे 2 इसमें से घटाया 7, लास्ट में 7 आ रहा है ना, 7 का भाग जाएगा। तो देखो कुछ न कुछ तो करना तो पड़ेगा, है ना। या ऐसे समझ लो, भाग लगा के देख लो, लेकिन भाग लगाओगे तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लास्ट की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है। यहाँ तक की बात समझ गए ना। 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसका नियम क्या है? इकाई के अंक का डबल करके बाकी में से घटा लो। तो मैंने तो यहाँ लिख करके बताया है, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो 101 है तो 1 का डबल 2 इसमें से घटेगा तो 8, पता है 8 में 7 का भाग नहीं जाता है ना। ऐसे आपको हैबिट हो जाएगी बाद में। तो देखिए ये जो एपी है, इस एपी में हमारे पास में क्या क्या मिलेगा? एपी में ए मिल गया, इस एपी में हम डी का मान निकाल सकते हैं, A2 - A1, A2 का मान 112, A1 का मान 105, घटाएंगे तो ये आ गए 7। ये अंतिम पद है और अंतिम पद को आप AN लिख दो। क्या लिख दो? AN। कितनी संख्याएं, ऐसा नाम कहीं पे आ रहा है, कितने पद कितनी संख्या, इसका मतलब n पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? n। और सर हमें कैसे पता चले? अरे ये चल रहा भाई, सूत्र लिखो और पता करो कि क्या नहीं है, वही निकालना है। AN का मान आपके पास ये रहा, A का मान ये रहा, D का मान ये रहा, क्या नहीं है? n नहीं है, n ही ज्ञात करना है। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। तो ये लिखो सूत्र और अब आगे बढ़ो। AN की जगह लिखेंगे 994 बराबर A का मान यहाँ कितना है? 105 प्लस n है नहीं गुणा D का मान है 7। और n का मान हमने काफ़ी प्रश्नों में निकालना सीखा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहाँ पर हमने n का मान निकालना सीखा है। क्या करते हैं विद्यार्थियों? इसको इधर लेके आते हैं पक्षांतरण करके, फिर यहाँ जो भी बच गया उसको लिखेंगे, घटा लो भाई, सरल कर दो। 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 8 बच गया और ये 889 बच गया। फिर ये गुणा में जो 7 है ये इसके बट्टे में आ जाता है, इधर बच गया n-1। 7 का इसमें भाग लगा दो, 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 7 49, इतनी बार भाग जाएगा। अब देखो भाग तो तुम लगा लेना, भाग लगा के मैं बताऊंगा, इतना वक्त नहीं है हम लोगों के पास में। इसमें इसका भाग लगा लेना, 127 आएगा। फिर इस -1 का इधर पक्षांतरण कर दो, 127 और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n। तो n का मान कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ो, 128। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस प्रकार की कितनी संख्याएं होंगी? 128। अंत में लिख दो, अतः है 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। n का जो उत्तर आ रहा है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था पहले, वहाँ पर भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो पिछले जो वीडियोज़ हैं, किसी भी प्रश्नावली को, किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्टार्ट वाला जो वीडियो है वहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। और जब आप लोगों को ऐसा लगे कि अब तो बात बनने वाली है तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जिसमें कॉन्फिडेंस होता है वह सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ा पावर है कॉन्फिडेंस में। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 लगभग ऐसा ही है। 10 और
250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? पहले तो ये समझते हैं 4 के गुणज का मतलब क्या है। जिन संख्याओं में 4 का भाग जाता है वो 4 के गुणज है। जैसे 4 का पहाड़ा बताऊं मैं, 4 का पहाड़ा हम तो बोलते हैं 4 दाहे 40, इतना ही बोलते हैं। लेकिन इस पहाड़े को यदि तुम और भी आगे बढ़ाते जाओ तो जो 4 का पहाड़ा होता है वही 4 का गुणज होता है। और आपको पता है 4 का पहाड़ा है तो 4 का भाग तो उसमें जाएगा। तो जिन जिन संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या है? 4 के गुणज। तो 4 का भाग सबसे पहले किस में जाता है? 4 में, फिर 8 में, फिर उसके 12, 16, 20 जाता है ना। लेकिन यहाँ अपने को ये कहा है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 इनके बीच में देखना है। तो हमें पता है 10 में भाग नहीं जाता, किसका? 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये 4 का गुणज नहीं है। जिस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही 4 का गुणज होगा। तो ये 10 तो नहीं है, 11 में भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं है, 12, हाँ 12 में जा रहा है, ये 4 का गुणज है। 12 क्यों बोला हमने? क्योंकि हम 10 और 250 के बीच में बात कर रहे हैं। तो 10 तो है नहीं, 11 है नहीं, तो फिर 12 ही आएगा पहले तो सबसे छोटा गुणज यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार 4 का सबसे छोटा गुणज कौन है? 12। अब 4 का गुणज है तो इसमें 4 4 जोड़ते जाओ, अपने आप ही बन जाएगा। आपकी ये एक एपी बन जाएगी। एक अंतिम पद और चाहिए। तो लास्ट में संख्या देखो 250 दे रखी है प्रश्न में, तो एक बार 250 में पता करो क्या 250 में 4 का भाग जाएगा क्या? 4 का भाग इसमें नहीं जाता है, आप लगा के देखना। 4 6 24, लास्ट में 2 शेषफल बच जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 2 शेषफल बच रहे हैं, इसका मतलब 2 ज़्यादा है, 2 कम कर दो। तो इससे पहले ध्यान से सुनना, इसमें यदि तुम 4 का भाग लगाते हो तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और शेषफल बच जाता है 2। इसका मतलब ये 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 कम कर दो, उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। 250 में 2 कम करेंगे तो 248 आता है। 248 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपकी लास्ट वाली संख्या कौन होगी? 248। अब देखो समझो, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब वो संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है। 12 में जाता है, 16 में जाता है, 20 में जाता है। अब आपको पता चल गया 20 के बाद में देखो इनमें 4 4 का अंतर चल रहा है। 24 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा, 36 आएगा, 40, 44। अब सब संख्या लिखनी नहीं है, 2-3 संख्याएं लिख दो, एक लास्ट की संख्या लिख दो और ये बन गई आपकी एपी। यहाँ से आपको एक तो ए मिल गया, ए का मान 12, डी का मान निकालोगे तो डी का सूत्र है A2 - A1, 16 - 12, ये हो गया 4। और ये लास्ट में जो भी लिखा रहता है वो हमेशा AN होता है। AN का मान है 248। क्या नहीं है रे? N नहीं है। कैसे पता चला? लगाओ सूत्र, प्राप्त करो उत्तर और ये भी पता करो कि हमें क्या चाहिए। ये आपका फॉर्मूला है। इस सूत्र में AN का मान है, A का मान भी है, D का मान भी है, किसका मान नहीं है? N का नहीं है। N ही निकालना है और जो आपको निकालना है वही आपके प्रश्न का जवाब है। तो यहाँ से स्टार्ट करो। AN का मान 248 है, A का मान 12 है, N का मान कितना है ही नहीं, गुणा D का मान 4। पहले तो ये 12 इधर पक्षांतरण होगा, 248 - 12 बराबर N - 1 गुणा 4। इसमें से ये घटेगा तो ये आएगा 236। लेकिन आपको पता है यहाँ गुणा में जो संख्या है वो इसके बटे में आएगी, बराबर N - 1। 4 का भाग इसमें जब लगाएंगे तो इसमें आएगा 4 5 20, 4 9 36, 59 आ जाएगा। आराम से भाग लगा लेना आप इसमें। और आगे आ रहा है N - 1, इस -1 का इधर पक्षांतरण कर दो तो ये हो गया 59 + 1 बराबर N का मान, इन दोनों को जोड़ो 60। यही उत्तर है। तो अब हम बता सकते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 60 है। कितने गुणज है भाई? 60 है। तो लिखेंगे अतः है 10 और 250 के बीच
4 के गुणज, 4 के 60 गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं? 60 गुणज है। तो ये प्रश्न संख्या 14 है। अब प्रश्न संख्या 15 की बात होगी। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, समांतर श्रेणी, आसान है, हल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव लेवल की यदि बात करें कि भविष्य में, फ्यूचर में जब भी आप किसी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। इसलिए आप इनको यहीं से समझना शुरू कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। प्रश्न संख्या 15, n के किस मान के लिए, n के किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों के, अब दोनों समांतर श्रेणियाँ कौन सी है ये इसमें थोड़ा बताया गया है, हम लिख लेते हैं। 63, 65, 67 डॉट 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 एक श्रेणी ये है, और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे, के nवें पद बराबर होंगे। तो अब हम एक बार थोड़ा समझ, n के किस मान के लिए, तो इसका मतलब n का मान हमसे पूछा जा रहा है। दोनों समांतर श्रेणियों, आपको दो समांतर श्रेणियाँ यहाँ दी गई है, फिर आगे बोल रहे हैं उनके nवें पद बराबर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको n का मान तो निकालना है, लेकिन n का मान निकालने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें हैं। एक तो ये श्रेणियाँ हैं, साथ साथ में ये कंडीशन है कि nवें पद बराबर होंगे। तो पहले मैं प्रथम AP ऐसे लिख देता हूँ। प्रथम AP जो है वो कौन सी है? 63, 65, 67 डॉट 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 ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है? एक तो देखो, ये देखो यहाँ प्रथम पद मिल जाएगा। D का मान निकालोगे तो D का सूत्र है A2 - A1। 65 में से 63 घटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। अब दूसरी जो AP है वो लिखो। दूसरी AP कौन सी है? 3, 10, 17। यहाँ से भी हमें एक तो A का मान मिलेगा, लेकिन मैं देखो एक बात बता दूँ, ऐसा प्रश्न हमने एक पहले भी किया था, इस टाइप का सा प्रश्न। अब दो श्रेणी यदि एक साथ आ गई तो यदि इसके प्रथम पद को आपने स्मॉल a लिखा है तो इसके प्रथम पद को आप थोड़ा अलग लिख दो, कैपिटल लिख दो। नहीं तो हम केवल दोनों को स्मॉल a लिख देंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से a की बात हो रही है, पहले वाले AP की बात हो रही है या दूसरे वाले AP की बात हो रही है। इसलिए प्रथम पद इसको आपने a माना है, प्रथम पद का संकेत a ही होता है, लेकिन दूसरी श्रेणी भी हमारे प्रश्न में आ गई है, इसलिए इसके प्रथम पद को आप थोड़ा अलग मान लो। तो इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद है 3। अब देखो D का मान निकालना है, तो जब देखो यहाँ A था तो ये A2 और A1 स्मॉल है, जब ये कैपिटल है तो इसको भी आप कैपिटल लिख दो, क्या दिक्कत है? A2 का मान 10 है, A1 का मान 3 है, तो ये 7 हो गया। इतनी बात सबके समझ में आई या नहीं आई? एक बार दोबारा बता दूं भाई, n के किस मान के लिए, इसका मतलब n का मान पूछा जा रहा है, आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। दो श्रेणियां दी गई है तो मैंने पहले दोनों श्रेणियां लिख दी। प्रथम श्रेणी लिख दी, इसमें a का मान पता कर लिया, d का मान पता कर लिया। दूसरे श्रेणी लिख दी, उसमें a का मान, लेकिन इसको स्मॉल लिखा तो मैंने इसको कैपिटल A लिख दिया ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाएं। दोनों अलग अलग क्यों? क्योंकि श्रेणी दोनों अलग अलग है। d जो है
इसमें डी यदि आपने ये लिखा है तो आप यहाँ पर भी डी कैपिटल लिख सकते हो, थोड़ा ठीक रहेगा। आगे देखिए, ये सब हमने हल कर लिया। इसने कहा है एनवें पद, किनके एनवें पद? इसका एनवा पद। इसका एनवा पद ऐसे लिखा जाएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार। पहले वाली जो एपी है उसका पद होगा ऐसे, ए एन ऐसे होगा। एनवा पद का मतलब ए एन होता है, इसमें स्मॉल है तो स्मॉल। अब इसका जो एनवा पद है उसमें कैपिटल ए आएगा, क्योंकि हमने इसके प्रथम पद को ए मान रखा है। इन दोनों को इसने क्या बताया है? बराबर। मैं नहीं बता रहा हूं, यहां बता रहा है कि पहली वाली जो एपी है, इस एपी का प्रथम पद ए है तो इसका एनवा पद ऐसे लिखा जाएगा, और दूसरी एपी है उसका प्रथम पद कैपिटल ए है तो उसका एनवा पद ये लिखा जाए। इन दोनों एनवे पद को क्या बताया है? बराबर। बराबर इसने बताया है, ऐसा नहीं कि बराबर तुम्हें जांच करनी, जांच नहीं करनी, कह रहा है बराबर है, आप तो हल करो। इस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए एन का फॉर्मूला होता है ए, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इस ए एन के आगे तो ये लिख दो। इसमें ध्यान रखना, यहां हमने कैपिटल ए लिखा है, तो आपको इस ए की जगह कैपिटल लिखना है और इस डी की जगह भी कैपिटल लिखना है। बाकी ऐसा कैसा लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, यहां लिख दिया था ना। यहां प्रथम पद और सार्वंतर डी स्मॉल में थे तो हमने स्मॉल में ही लिख दिया। दूसरी श्रेणी में प्रथम पद ए, ये प्रथम पद ए कैपिटल लिखा है तो इस ए की जगह कैपिटल लिख दो, और डी भी कैपिटल लिखा है तो इस डी की जगह कैपिटल लिख दो, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है, जिन जिन का मान आपके पास उसका रख दो। स्मॉल ए का मान ये रहा 63 प्लस एन का मान नहीं है, लेकिन स्मॉल डी का मान हमारे पास में है, कितना है? 2, तो यहां लिखो 2। कैपिटल ए का मान ये रहा 3, एन का मान नहीं है, लेकिन कैपिटल डी का मान है कितना? 7। सरल करो भाई, 63 प्लस ये जो 2 है इसको इस ब्रैकेट में दोनों संख्याओं से गुणा कर दो, तो 2 को जब n से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ऐसे ही 3 प्लस इस 7 को भी यहां गुणा करो, 7n माइनस 7, ये 63 और ये माइनस का 2, तो 63 में से ये 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 61 प्लस का 2n। 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो क्या होगा? 3 में से 7 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, और ये प्लस का 7n है। हम किसका मान निकालना चाहते हैं? n के किस मान के लिए? इसका मतलब n का मान निकालना चाहते हैं, तो n का मान प्राप्त हो जाएगा आपको। देखिए, n का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो जो भी n के पद है उनको एक तरफ लिख दो। तो इधर तो ये 2n पहले से था ही, इस 7n का इधर पक्षांतरण कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 7n। इधर देखो माइनस का 4 है, और ये जो 61 है इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो 61 इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 2n में से 7n घटेंगे तो माइनस का 5n बचेगा। आपको पता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का बचता है। ये दोनों संख्याएं माइनस हैं तो जुड़ेंगी और उत्तर माइनस में ही आएगा, तो ये हो गया 65। अब हम मान निकालना चाहते हैं n का, तो इस n के गुणा में -5 आ रहा है, वो यहाँ से हट करके इसके बटे में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का भाग जब अपन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आएगा 13 है, तो n का मान 13 आ गया, और यही हमसे पूछा गया था। ये आपका प्रश्न संख्या 15 भी कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो में लास्ट प्रश्न संख्या 16, बाकी के जो प्रश्न हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अंतिम प्रश्न चल रहा है इस वीडियो का, प्रश्न संख्या 16। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, प्रश्न है भी छोटा दिखने में भी, रिजल्ट भी छोटा, सॉल्यूशन भी छोटा, लेकिन समझने में है टोटा। जिनको समझ में नहीं आया
तो वो महाभारत हो जाती है, बहुत बड़ा लगने लग जाता है। इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। प्रश्न संख्या 16 ये है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। फिर वही बात आ गई, ऐसा पहले भी आया था। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पहले जो जो दिया गया है वो अपन लिखेंगे। प्रश्न समझते हैं। एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी ज्ञात ऐसे नहीं होगी। एपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कम से कम दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, ए का मान और डी का। वो अपने अभी तक यहाँ कहीं पे भी नहीं दिया गया। तो पहले ए और डी कैसे प्राप्त करेंगे सुनो। तीसरा पद का मतलब होता है A3, तो A3 का मान तो है 16। ठीक है, यहाँ देखो सातवां पद 5, तो सातवां पद का मतलब A7, हम समझ जाएंगे। सातवां पद का मतलब A7, फिर आगे बोल रहा है पांचवा पद का मतलब, ये तो हो गया A7, और पांचवें पद का मतलब ये हो गया A5 से 12 अधिक है। अरे भाई कितनी बार बता दिया हमने, अधिक या कम का मतलब क्या होता है रे, अंतर होता है, अंतर। पहली बार नहीं बता रहा हूं, इस वीडियो में भी दूसरी बार बात हो रही है। अब देखो ये तो समझ ही गए, तीसरे पद का मतलब 16, ये हमने लिख ही दिया। यहां देखो, यहां सातवें पद का मतलब A7, ये लो। अधिक का मैंने अंतर बताया, तो इन दोनों पदों का अंतर करना है। A7 और A5 का क्या करना अपने को, अंतर। और वो अंतर कितना बता रखा है, 12। इतनी बात समझनी है ना प्रश्न आसान। तीसरा पद का मतलब है A3, सातवां पद का मतलब है A7, पांचवें पद का मतलब है A5 से 12 अधिक है। अधिक का मतलब अंतर है, किसका अंतर है, इन दोनों का अंतर। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। इन दोनों का अंतर कितना बताया गया है, 12। ये अंतर ही तो है। अब कोई चिंता की बात नहीं, अब समझ लो। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। A3 को लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे 2D बराबर 16। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो भाई, और इसको थोड़ा हल कर लो। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस, यहाँ 7 है तो यहाँ लिखेंगे 6D, माइनस माइनस आ गया, घाटा आ रहा है, घाटा। क्या करें, इस घाटे से निपटना है तो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट, घाटे का इलाज हो गया। A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। 4 क्यों लिखा, यहाँ 5 है तो 1 कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, कई कह रहे हैं कि सर तो कम तो कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं। देखो D के गुणा में जो संख्या आ रही है वो क्या है, n का जितना मान है उसे 1 कम, तो यहाँ जो संख्या लिखी रहती है वो n का मान होता है, इसलिए यहाँ 1 कम लिखा जाता है। सूत्र है ना। अब देखो आगे और हल करो। एक बार इसको तो ऐसा कैसा लिखो, इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इस माइनस से गुणा करना पड़ेगा। A प्लस का A माइनस का कट गया, 6D में से 4D घटेगा तो 2D बचेगा। 6D में से 4D घटा दो 2D, और यहाँ से D का मान निकालेंगे तो 12/2 कितना आ गया, D का मान आ गया 6। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। D का मान आ गया, A का मान और चाहिए भाई, A और D दोनों आएंगे तो ही ये AP बनेगी, तभी AP बनेगी, तभी क्या बनेगी, AP। D का मान कहाँ रखें, अरे ये रहा ना समीकरण नंबर 1, इसको अभी तक हमने काम में नहीं लिया है तो लिख दो। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये है, A ऐसा कैसा प्लस 2 गुणा D का मान 6 बराबर 16। A प्लस 2 को इससे गुणा कर लो, 12 का इधर पक्षांतरण करो, 16 माइनस 12
ए बराबर 4, ए का मान आ गया, डी का आ गया, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। क्या बनानी थी भाई? ए पी। तो ए पी का प्रथम पद तो 4 हो गया, डी का मान कितना आ रहा है? 6। 6 जोड़ते जाओ, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22। अब आगे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इतने ही खूब है, 3-4 पद लिखने से ए पी बन जाती है। ये आपकी ए पी बन गई। ये था आपका प्रश्न संख्या 16। बड़ा इंटरेस्ट आया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैथ को हमने इंटरेस्टिंग बना दिया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।